हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोरियस इंडिया, जो हमारा 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल जो है स्टूडेंट्स 298 बीसी से लेके 272 बीसी तक रहा था। इसमें हम सबसे पढ़ते हैं बिंदुसार वॉज द सन ऑफ द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त हु वॉज कॉल्ड द अमृतकोट बाय Greek authors. In the Vayu Puran, he has been called Bindusar, and in the Jaina text, he has been called Singsena. Singsen. He conquered the distant South Indian Bharati region and included them in Magad Empire. According to Divya Vedan, an anthology of Buddhist tales in Sanskrit, revolts took place in the Takshila during his reign, and to crush these revolts earlier, Ashoka and then his elder brother Susim were sent. In the royal court of Bindusar, Greek rural Antichorus first appointed a person named Democritus as his ambassador. According to Pliny, Egyptian king Philip Ptolemy II had sent an Egyptian ambassador, Dionysius, to Bindusar's court. अगर हम कहें कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचिट्स कहते हैं, वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंगसेन कहा गया है। उसे दूरदर्शी दक्षिण भारत क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्या वेदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटिकोयस प्रथम ने डायमिक्स नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। प्लिन के अनुसार मिशनरीज फिलोडेक्स जो थे, उन्होंने डियानिसिस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब हम बात करते हैं अशोक की। तो अशोक का शासनकाल जो है वो 273 से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। अकॉर्डिंग टू जैन हिस्ट्री, Ashoka occupied Magad rule against the wishes of Bindusar. From Maski and Gujarat records discovered from southern India, his name is found to be Ashoka. In records, Ashoka has been adorned with the titles such as Devnampriya and Devnampriyadarshini. Ashoka was married to the princess of Vidisha, who gave birth to Ashok's daughter, जिसका नाम था Ashoka was married to Princess Vidisha, who gave the birth Ashoka's daughter Sangamitra and his son Mahendra. His queen Kauravi is also mentioned in the records inscribed by Ashoka. कि जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध में शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की व गुज्जरा अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवनामप्रिय व देवप्रियादर्शी उपाधियों से भी विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ। उसने पुत्री संगमित्रा और पुत्र महेंद्र को जन्म दिया। अशोक के अभिलेखों में रानी कारुवाकी जो है उनका का भी उल्लेख काफ़ी जगह पे मिलता है। तो इसी तरह हम कहें कि आफ्टर 7 years ऑफ coronation, Ashok included various regions of Kashmir and Khotan in his empire. During his reign,
apart from Tamil Nadu, whole India and a large part of Afghanistan were included in Mauryan kingdom. कि राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान जो है के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफ़गानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। फिर हम कहें अशोक इन हिज 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन, उसके जो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोका इन्वेडेड कलिंगा in 261 BC and 1 lakh people died. On the basis of Hathingumba record, it is estimated that at that time Nanda Raja was the ruling Kalinga. This mass killing distressed Ashoka to such an extent that he regained weapons forever. The Duhali Toshil was made the capital of Kalinga under Magad kingdom. Under the influence of Sharman Nigrodh and Upagupta, Ashoka was initiated into Buddhism and adopted Dhamma Ghosh instead of Bheri Ghosh. According to Khalana's Raja Ratnagini, Ashoka was a worshipper of Shiva. Because embracing Buddhism, later he became under the influence of पहले ऊपर हम कर देते हैं थोड़ा सा। हम कहें कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार में अशोक को विचलित कर दिया। फलतः इसका जो रिजल्ट रहा, उसने उस शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी, यानी उसने वेपन्स छोड़ दिए। मगध राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली और तोसाली बनाई गई। श्रमण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी जो के अनुसार हम कहें कि अशोक शिव का व्यापक उपासक थे। बाद में वह गुरु मोगली पुत्रतिस के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। यानी हम कहें कि इन Barbar's Hill, Ashoka built 4 caves for the residence of Ajivikas, etc. Sudama, Chopar, Vishwajhopadi and Karna. He undertook a religious journey to Bodh Gaya in 10th year of his coronation and to Lumbini in the 20th year of coronation. It is evident of Rukman Dei records that Ashoka has reduced the rate of taxes from 1/6, यानी 1/6 से लेकर जो reduce है वो 1/8 कर दिया। Chola, Chera, Pandya and the Kerala have been described as 4 neighboring independent state. Inscriptions of Ashoka in minor rock edict associated with his coronation, Ashoka has called himself as Buddhashakya. कि अगर हम कहें कि जिस तरह से उन्होंने ये जो 4 केव्स का निर्माण किया और उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में जो है लिम्बुनी में धम्म यात्रा की। रुमन देई अभिलेख में विदित है, उनका लिखा हुआ है कि उसने वहाँ भूमि कर की जो दर थी 1/6 से
घटाकर 18 कर दी थी। अशोका के शिलालेखों में चौल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती जो स्वतंत्र राज्य हैं बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है कि वो जो है बुद्ध को मानते थे। अब जो है धम्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि धम्म क्या है। Dhamma. Ashoka established idols for the moral development of mankind. These are called Dhamma. Definitions of Ashoka's Dhamma has been given in the 2nd and 7th rock edicts. According to him, shunning sinful actions, welfare of the world, compassion, charity, truth and purity of action is Dhamma. अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्त, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। फिर अगर कहें द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द फॉलोइंग धम्म इंक्लूड सैनिटी, नेचर, परफॉर्मिंग वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, shunning all the evils, good behavior, compassion, charity, gratitude, non-violence, obeying one's parents and elder, respect for one's guru, being charitable towards one's friend, acquaintances, relatives, Brahmins and the needy, etc. कि हम कहें कि साधु सद्भावना, कल्याणकारी कर्म करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें मानी गई हैं। अकॉर्डिंग टू द 3rd rock edict, there was also a provision of moderately spending money. According to the Baharu rock edict, Ashoka expressed in his belief in Buddha's tenets, namely Buddha Dhamma and Sangha council. तीसरे अभिलेख के अनुसार जो हम कहें कि धम्म के अल्प संग्रह और अल्प व्यय को भी विधान कहा है। ब्रह्म शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। यानी ओवरऑल हम कहें तो अपने शासनकाल के जो अंतिम समय था उसमें अशोक जो है वो पूर्ण रूप से बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। बुद्ध, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा था। और उन्होंने हर चीज़, बुरी चीज़ जो उन्होंने अडॉप्ट की हुई थी पहले, उन सबको उन्होंने रेज अप कर दिया, उनको सबको छोड़ दिया, रिमूव कर दिया उन्होंने अपने लाइफ से। इन माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ सांची एंड सारनाथ, अशोका ऑर्डर द महामंत्रास ऑफ कौशंबी and Patliputra to ostrich such bhikshus and bhikshus who tried to create scheme in the council. In the first edict, it was ordered that no animal should be killed for any yajna. हम कहें कि सांची व सारनाथ के जो लघु स्तंभ लेख अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई थी कि किसी भी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पशुओं का वध न किया जाए। यानी कि यहाँ तक कि उनके नेचर में इतना चेंज हो गया था कि उन्होंने जो एनिमल्स हंटिंग थी उसको भी मना कर दिया, और किसी भी यज्ञ को करने के लिए अगर जानवर की बलि देना पड़ रहा है तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया था। अब है इनकी धम्म यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल जो है। तो बिफोर अशोकास रीजन, किंग्स यूज टू गो फॉर अ विहारा यात्रास, फॉरेस्ट ट्रेवल्स के लिए जो है राजा जाते थे, ड्यूरिंग विच दे यूज टू किल एनिमल्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट। इन प्लेस ऑफ सच ट्रेवल्स अशोका अरेंज फॉर द धम्म यात्रा, इन विच ट्रेवल्स आर मेड टू बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड ब्राह्मण्स, शर्मानंस एंड नीडी पीपल वर गिवन गोल्ड इन चैरिटी। कि हम कहें कि धम्म यात्रा के अनुसार अशोक ने पूर्व विहार यात्राएं जो भी होती, जो एंटरटेनमेंट के लिए लोग जाया करते थे, जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते थे, तो अशोक ने इनके स्थान पर जो है धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें हम कहें कि बहुत
बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। यानी अपने जीवन काल में अशोक जितना स्टार्टिंग में रूड रहा, अपने लाइफ के एंडिंग जो टाइम थे उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस किए। अब है अनुसंधान। ड्यूरिंग अशोका's रीजन द स्टेट एम्प्लॉयज़ हम कहें कि अशोक के काल में राज्य के जो कर्मचारी थे, जैसे प्रादेशिक राजकुर थे, युक्तों के प्रति 5वें धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। यानी ये जो है अपने रिलीजन का प्रोपोगेशन करते थे कि किस तरह से बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया है, और इसी को जो इस प्रोपोगेशन को ये अनुसंधान कहते थे। अब फिर है धम्म महामात्रा। तो इन द 13th year of coronation, Ashoka appointed Dhamma Mahamatras, whose major responsibility was to propagate religion among the mass, to inspire them for needs of public welfare and charity, releasing prisoners from imprisonment or reducing their tenure of punishment, providing financial assistance to their dependent, etc. तो इसमें हम कह सकते हैं कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे कि जनता में धर्म का प्रचार करना था, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के प्रति प्रोत्साहित करना, कारावास के कैदियों को मुक्त करना तथा उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि कामों को शामिल किया गया है। अब जो रॉक एडिक्ट हैं, रॉक एडिक्ट हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं, जिसमें हम कहें कि जो अभिलेख, जिसे हम कह सकते हैं कि अभिलेख क्या है। Ashoka was the first Indian ruler to address his subject through edicts. He got inspiration to do some from Dara, the ruler of Iran. Most of the edicts of Ashoka are in Brahmi script. कि अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा द्वारा मिली थी। और अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ब्रह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त उसके अभिलेख जो हैं खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। While the edicts found in the Mansehra and the Shahabaz Gadi in North India are in खरशोत्री स्क्रिप्ट में मिले हैं। On one pillar brought from the Topra to Delhi, 7 edicts have been inscribed. Greek King Antiochus II is mentioned in the second and third edict. James Princip was the first person to successfully interrupt the edicts of Ashoka. कि टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटिकोयस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ाने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई। तामर्णी श्रीलंका के जो राजा थे तिक्सस ने अशोक से प्रभावित होकर देवनायम्पी की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था, और अब अशोक का पुत्र महेंद्र जो है वो बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। फिर है सक्सेसर ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ द मौर्य, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट